आजादी 15 अगस्त को नहीं मिली क्योंकि 1950 तक हम ब्रिटेन के डोमिनियन थे। कोई कहता है आजादी मिली ही नहीं, लीज पे ली गई है। फिर ऐसी बातें भी हैं कि हमने अंग्रेजों को मारकर क्यों नहीं भगाया, क्यों उनसे मोलतोल करते रहे। 15 अगस्त आजादी का दिन। 77 साल से हम ये दिन मना रहे। आजादी किससे? अंग्रेजों की गुलामी से। इतना हम मानते जानते हैं, लेकिन फिर गाहे बगाहे कई सवाल हैं इस दिन को लेकर जो उठते रहते हैं। कोई कहता है आजादी 15 अगस्त को नहीं मिली क्योंकि 1950 तक हम ब्रिटेन के डोमिनियन थे। कोई कहता है आजादी मिली ही नहीं, लीज पे ली गई है। फिर ऐसी बातें भी हैं कि हमने अंग्रेजों को मारकर क्यों नहीं भगाया, क्यों उनसे मोलतोल करते रहे, क्यों आजादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत को आजाद करने में जल्दबाजी क्यों की गई जबकि जून 1948 तक का वक्त था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वो अगर ब्रिटिश संसद ने पास किया तो क्या हमारी आजादी ब्रिटिश संसद की मोहताज है? क्या अंग्रेज किसी दिन कानून वापस लेकर कह सकते हैं आजादी कैंसिल? 15 अगस्त के मौके पर सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे भारत में सत्ता का हस्तांतरण, इंग्लिश में बोलें तो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ कैसे। दोस्तों, बात शुरू होती है सुदूर लंदन से। साल 1947, नए साल का दिन। एक काले रंग की ऑस्टिन प्रिंसेस कार लंदन की सड़कों पर दौड़ी चली जा रही थी। कार का ब्रेक लगा तो सामने दरवाजे पर लिखा था 10 डाउनिंग स्ट्रीट। यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का निवास था। कुछ साल पहले तक इस घर का मालिक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने गांधी को अधनंगा फकीर और भारतीयों को खरगोश की तरह बच्चे पैदा करने वाले लोग कहा था। चर्चिल की चलती तो भारत कभी आजाद ना होता, लेकिन 1947 में वो सरकार में नहीं, विपक्ष में थे। लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुके थे और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था भारत की आजादी, या जिसे अपने शब्दों में वो ट्रांसफर ऑफ पावर कहते थे। उस रोज जो गाड़ी एटली के घर के आगे आकर रुकी, उसमें ब्रिटेन के राजा के चचेरे भाई और द्वितीय विश्व युद्ध में दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों की ओर से सेना का सर्वोच्च पद संभालने वाले लुई माउंटबेटन सवार थे। एटली माउंटबेटन को भारत का नया वाइस रॉय बनाकर भेजना चाहते थे ताकि ट्रांसफर ऑफ पावर के इस पेचीदा सवाल को हल किया जा सके। उनके पहले के वाइसरॉय आर्किबाल्ड वेवल ने पहले ही ये कहकर हाथ खड़े कर दिए थे कि ये काम लगभग असंभव है। माउंटबेटन इस मुसीबत को अपने गले में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो अपने राजा और रिश्ते में भाई जॉर्ज 6 से मिलने गए। यहां से भी माउंटबेटन को कोई खास राहत नहीं मिली। उल्टा राजा ने उनके सर एक और बोझ डाल दिया। जॉर्ज 6 ने माउंटबेटन से कहा, डिकी, संयुक्त हो या बंटा हुआ, कोशिश करना भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। यहां पहली बार भारत के कॉमनवेल्थ में बने रहने की चर्चा हुई। भारत में इस समय माहौल अलग था। कांग्रेस के तमाम नेता कॉमनवेल्थ में बने रहने की बात को सिरे से नकार रहे थे। हालांकि कॉमनवेल्थ अभी एक छोटा मुद्दा था। असली दिक्कत यह थी कि भारत का होगा क्या, कैसी शासन व्यवस्था होगी, क्या भारत का बंटवारा होगा, अगर हां तो किस तरह। ये तमाम सवाल माउंटबेटन के दिमाग में थे, लेकिन उन्हें मुद्दे की असली गंभीरता तब समझ आई जब वो भारत आकर पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। जिन्ना के तेवर कैसे थे, इस पर 14 अगस्त के एपिसोड में हमने विस्तार से चर्चा की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोटा मोटी बताएं तो माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से मुलाकात कुछ इस तरह रही। नेहरू जी की मुलाकात से दोस्ती भरी, दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और साथ मिलकर काम करने को एकदम तैयार। गांधी जी से, गांधी बंटवारे के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने माउंटबेटन से यहां तक कह दिया था, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और जल्द से जल्द निकल जाओ, जो खून बहेगा वो हम सह लेंगे। गांधी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो बंटवारे को रोक सकें, लेकिन कमजोर सा ये बूढ़ा इतनी कुव्वत रखता था कि अगर उसने माउंटबेटन की योजना की सरेआम मुखालफत कर दी तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर उतर जाता। सरदार पटेल जी, यूं पटेल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और एकदम प्रैक्टिकल। पार्टीशन की व्यावहारिक हकीकत को वो पहचानते थे, लेकिन माउंटबेटन से उनकी पहली ही मुलाकात पंगे भरी रही। किसी नियुक्ति के चक्कर में पटेल ने एक नोट माउंटबेटन के पास भिजवाया था,
जिसकी भाषा थोड़ी सख्त थी। माउंटबेटन ने पटेल से नोट वापस लेने को कहा। पटेल नहीं माने। इस पर माउंटबेटन ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, आप मुझे समझते क्या हैं? मैं अभी अपना विमान बुलाकर वापस जा रहा हूं। आखिर में पटेल को अपना नोट वापस लेना पड़ा और उन्होंने उसे फाड़ दिया। इस मुलाकात के बाद हालांकि दोनों के अच्छे संबंध रहे जिन्ना से। जिन्ना माउंटबेटन के किसी प्लान के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बस एक चीज चाहिए थी, पाकिस्तान। इस मुलाकात के बाद माउंटबेटन को एहसास हो गया था कि 30 करोड़ हिंदुओं और 10 करोड़ मुसलमानों का साथ रहना अब मुश्किल है। इसके बावजूद माउंटबेटन ने एक आखिरी कोशिश की। स्थिति की ताह लेने के लिए माउंटबेटन ने पंजाब का दौरा किया। वहां हालात भयावह थे। लगभग हर दूसरे दिन दंगे की खबर आ रही थी। लोग मरने मारने पर उतारू थे। यही हाल बंगाल का था। हालांकि बंगाल के लिए माउंटबेटन के पास एक तुरुप का इक्का था। आधे बदन पर धोती पहनने वाला महात्मा आगे जाकर बंगाल को जलने से बचाने वाला था, जबकि 60,000 की फोर्स भी पंजाब को इस आग में झुलसने से नहीं बचा पाई थी। हालांकि ये सब आगे की बात है, लेकिन माउंटबेटन के पंजाब दौरे से आप ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अगस्त 1947 में ही भारत को सत्ता देने का निर्णय क्यों लिया, जबकि उनके पास जून 1948 तक का वक्त था। माउंटबेटन के अपने तमाम अफसरों को बुलाकर पूछा, क्या गृह युद्ध की स्थिति में हम कुछ कर सकते हैं? हर तरफ से एक ही जवाब आया, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माउंटबेटन ने तय किया कि उन्हें कोई ना कोई फैसला लेना होगा, वो भी जल्द से जल्द। नई योजना बनाने के लिए माउंटबेटन ने शिमला का रुख किया। शिमला में क्या हुआ देखिए दोस्तों। मई 1947 का महीना। दिल्ली की गर्मी और राजनीतिक परेशानियों से कुछ राहत पाने के लिए माउंटबेटन दंपति शिमला पहुंचे। यहां ट्रांसफर ऑफिस पावर का एक नया मसौदा तय हुआ। इस मसौदे की एक लाइन कहती थी कि भारत के किसी प्रांत में अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर तय करें तो वो अपना अलग देश बना सकते हैं। माउंटबेटन ने यह चीज बंगाल को सोचकर ऐड की थी, क्योंकि बंगाल का बंटवारा सबसे पेचीदा मसला था। नए मसौदे के तहत अगर बंगाल के लोग मिलकर तय करते तो बंगाल एक नया देश बन सकता था, जिसकी राजधानी कलकत्ता होती। ये सलाह माउंटबेटन को और किसी ने नहीं, हुसैन सुहरावर्दी ने दी थी। वही सुहरावर्दी जिसने 1946 में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के कॉल पर कलकत्ता में खूनी खेल खेला था और जिसे बंगाल के कसाई की उपाधि मिली थी। बहरहाल नया प्लान बनाने के बाद माउंटबेटन दिल्ली जाकर उसे भारतीय नेताओं के आगे पेश करना चाहते थे, जिसकी मंजूरी लंदन से पहले ही मिल चुकी थी। लेकिन माउंटबेटन को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने ये प्लान शिमला में उनसे मिलने पधारे नेहरू को दिखा दिया। नेहरू ने पूरी रात इस दस्तावेज का अध्ययन किया और उसे पूरा पढ़ने के बाद बिस्तर में लगभग फेंकते हुए बोले, सब बर्बाद हो गया। नेहरू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे जाकर माउंटबेटन से कह दिया कि कांग्रेस इस पर कभी राजी ना होगी, क्योंकि नेहरू के अनुसार इस प्लान से देश दो नहीं कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। नेहरू की बात सुन माउंटबेटन को भी इस हकीकत का एहसास हुआ। उन्होंने इस प्लान को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन सवाल था कि अब आगे क्या? माउंटबेटन की 6 हफ्ते की मेहनत बेकार चली गई थी और उनके पास ट्रांसफर ऑफ पावर की कोई योजना नहीं थी। यहां से इस प्रकरण में एक नए नाम की एंट्री होती है, वीपी मेनन, माउंटबेटन के राजनैतिक सलाहकार। सत्ता तानाशाहों के पास भी होती है, जैसे नॉर्थ कोरिया, और क्रिमिनल गैंग्स के पास भी, जैसे हेती और दक्षिणी अमेरिका के कई और देश। सत्ता ट्रांसफर से उद्देश्य ये था कि भारत में एक स्टेबल लोकतांत्रिक व्यवस्था हो जो सत्ता संभाले। 1947 में हमारे पास अंग्रेजों का सिस्टम था, जिसमें चुने हुए प्रधानमंत्री, सबको वोट डालने का हक जैसी चीजें नहीं थीं। ये चीजें संविधान से आ सकती थीं और संविधान बनने में वक्त लगना था। देश में लगातार गृह युद्ध के हालात बन रहे थे। एक बार गृह युद्ध छिड़ जाता, फिर कोई नहीं कह सकता था कि सत्ता कहिस के हाथ में जाती। संभव था कि इस गृह युद्ध से एक तानाशाही सत्ता निकलती या टूटे फूटे अलग अलग देशों का एक समूह। और ज्यादा इंतजार एक पासे की चाल जैसा था, जिसका क्या अंजाम होगा कोई नहीं बता सकता था। इस दिक्कत का एक हल था, जल्द से जल्द एक काम चलाऊ तरीके से सत्ता संविधान सभा को सौंप दी जाए। आगे संविधान बनने का काम जारी रहे।
और इस दौरान एक वैकल्पिक व्यवस्था चलती रहे। इसी वैकल्पिक व्यवस्था का नाम था डोमिनियन स्टेटस। ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए डोमिनियन स्टेटस एक आसान रास्ता था, क्योंकि डोमिनियन रूल देने के लिए ब्रिटिश संसद को महज एक कानून पास करना था। अगर आप फिर भी सोच रहे हैं कि क्यों ना अंग्रेज चले जाते, उसके बाद देश के लोग आपस में देख लेते, तो बता दें यही विचार गांधी का भी था। वो कई बार कह चुके थे कि आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। लेकिन कांग्रेस में नेहरू पटेल जैसे नेताओं की राय अलग थी। जून 1947 तक भारत में टूटा फूटा ही सही एक सिस्टम था, लॉ और ऑर्डर था। लेकिन अगर गृह युद्ध छिड़ जाता, जैसा दुनिया के कई देशों में देखा गया, तो कोई सत्ता ही नहीं बचती जिसे किसी को सौंपा जा सकता। इतना ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस के दो फायदे और थे। पहला, नया संविधान बनने तक भारत को ब्रिटिश सिविल सेवकों और सेना का कार्यभार संभाल रहे मिलिट्री अफसरों की जरूरत थी। डोमिनियन स्टेटस से भारत इनकी सेवाएं ले सकता था। ये उसी तरह था जैसे आप देश में डैम बनाने के लिए विदेशी इंजीनियरों की सेवाएं लें। 1947 के बाद सेना, एयरफोर्स और नेवी में कई ब्रिटिश सैन्याध्यक्ष और अफसर रहे, लेकिन ये सभी भारतीय सरकार के मातहत काम कर रहे थे। इसीलिए जब 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इन ब्रिटिश सैन्य अफसरों ने भारत के हित के लिए लड़ाई लड़ी, ब्रिटेन के हित लिए नहीं। डोमिनियन स्टेटस अपनाने का एक दूसरा बड़ा कारण और था भारत की वो 550 से ज्यादा रियासतें जिनके भविष्य का फैसला होना अभी बाकी था। ये सभी खुद को ब्रिटिश रूल के नजदीक समझती थीं और डोमिनियन स्टेटस के तहत इनसे नेगोशिएशन करना आसान होता। डोमिनियन रूल वाले प्लान में कांग्रेस ने एक खास बात यह भी ऐड करवाई थी कि रियासतों के संचार माध्यम, टेलीग्राफ ऑफिस, रेलवे लाइनों का पूर्व की तरह उपयोग होता रहेगा, क्योंकि अगर रजवाड़े इस पर रोक लगा देते तो देश चलाने में आगे बहुत मुश्किल आ सकती थी। इस तरह डोमिनियन स्टेटस वाले माउंटबेटन प्लान के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जो 15 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और 18 जुलाई को इस एक्ट पर शाही मुहर भी लग गई। 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत संविधान सभा आजाद भारत की पहली विधायिका बनी और नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने रहे। चूंकि भारत डोमिनियन स्टेटस के तहत था, इसलिए वाइसरॉय का पद भंग कर दिया गया। अब सवाल ये कि माउंटबेटन को गवर्नर जनरल का पद क्यों दिया, जबकि 15 अगस्त को हम आजाद हो गए? तो बात यहां भी घूम फिरकर डोमिनियन स्टेटस पर आ जाती है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर जल्दी हो गया और डोमिनियन स्टेटस कायम रहा। डोमिनियन स्टेटस के तहत ब्रिटेन के राजा का एक प्रतिनिधि यानी गवर्नर जनरल वही जिम्मेदारी संभालने वाला था, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति ने संभाला। ये पद माउंटबेटन को क्यों मिला? इसका एक बड़ा कारण ये कि नेहरू चाहते थे कि रियासतों के विलय में माउंटबेटन मदद करें। पटेल का भी यही मानना था। रियासतों के विलय के विषय पर पटेल और माउंटबेटन के बीच एक दिलचस्प बातचीत सुनिए। माउंटबेटन ने रजवाड़ों और भारतीय संघ के बीच मध्यस्थ का रोल अदा किया। उन्होंने पटेल को ऑफर दिया कि अगर वो रजवाड़ों के कुछ अधिकार कायम रखें तो वो भारतीय संघ में विलय को राज्य हो जाएंगे। इस पर पटेल ने माउंटबेटन से कहा, अगर आप मुझे टोकरी में पेड़ के सारे सेब तोड़कर ला देंगे तो मैं खरीद लूंगा, एक भी कम हुआ तो नहीं लूंगा। इस पर माउंटबेटन ने जवाब दिया, 1 दर्जन मेरे लिए छोड़ दीजिए। पटेल ने कहा, यह ज्यादा है, मैं आपको सिर्फ 2 सेब दूंगा। क्या ब्रिटिश संसद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को वापस ले सकती है? माउंटबेटन 21 जून 1948 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। उनके इस्तीफे के बाद सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। भारत 26 जनवरी 1950 तक ब्रिटेन का डोमिनियन बना रहा। भारत का संविधान लागू होते ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट रद्द हो गया और इसी के साथ डोमिनियन स्टेटस भी। इतनी कहानी आपने सुन ली। अब आखिरी सवाल, अगर भारत को आजादी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली तो क्या ब्रिटिश संसद इस एक्ट को वापस ले सकती है? क्या इसका मतलब यह कि भारत की आजादी हमेशा ब्रिटिश संसद के रहमो क्रम पर निर्भर रहेगी? सवाल यह भी कि क्या भारतीय संविधान ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रद्द कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।